पोस्ट क्रेडिट सीन्स बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो सकते हैं क्योंकि वो कई बार हमें किसी आने वाली बड़ी इवेंट या कैमियो का भी हिंट देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं। वेल, सुपर हीरो मूवीज के केस में भी कई बार ऐसा हुआ है जहां पर इन पोस्ट क्रेडिट सीन से कई बार वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन दर्द भरी बात ये है कि असल जिंदगी में वो कभी सच नहीं हो पाए। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 सुपर हीरो मूवीज के पोस्ट क्रेडिट सीन का काउंटडाउन करने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉर्बियस मूवी को चाहे कोई कितना ही सार्केस्टिकली आइकॉनिक या सुपर्ब क्यों न बोलता हो, लेकिन सच्चे मार्वल फैन के लिए इस मूवी को अंत तक झेल पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज काइंड ऑफ रिडीमेबल होता अगर यहाँ पर माइकल कीटन के वल्चर का कैमियो इस मूवी के अंदर कोई सेंस बनाता। मुझे याद है इस मूवी के प्रोमो और ट्रेलर के अंदर हम में से कितनी सारी फैंस फ्रीक आउट कर रहे थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें यहाँ पर कुछ मल्टीवर्सल देखने को मिलेगा और किसी न किसी प्रकार से हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का कैमियो देखने को मिलेगा। ओरिजिनली जुलाई 10, 2020 को रिलीज होने के लिए स्लेटेड मॉर्बियस मूवी ने अपने पहले ट्रेलर से बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की स्पाइडरमैन के मिस्टीरियो के मर्डर के एंगल को भी हिंट किया गया था। साथ ही साथ इस ट्रेलर के अंदर वेनम को भी हिंट किया गया था। लेकिन इस मूवी के कुकिंग प्रोसेस के दौरान ही सोनी ने अपनी पूरी की पूरी रेसिपी को ही बदल दिया और स्पाइडरमैन के सारे रेफरेंसेस को हटा दिए गए, सिवाय माइकल कीटन के इस कैमियो को छोड़कर, जिसका कोई नतीजा इस मूवी के अंदर देखने को नहीं मिला। और न ही फैंस को किसी तरह से ये समझाया गया कि एलियन टूम के वल्चर का हुआ क्या और वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या वापस आया या नहीं। खैर, ये तो बात हो गई मॉर्बियस की, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी के अंदर भी एक ऐसा पर्टिकुलर पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसका कोई सेंस नहीं बना, कंसिडरिंग कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स उस समय एक नोट छापने वाली मशीन थी। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर माइकल मैंडो के स्कॉर्पियन के कैमियो की। खैर, अगर आप में से बहुत सारे लोग माइकल मैंडो या उनकी एक्टिंग को नहीं जानते, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार अपनी जिंदगी में फार क्राई 3 गेम जरूर खेलिएगा, क्योंकि उसके अंदर माइकल मैंडो का कैरेक्टर वास इस गेम का एक सेंट्रल कैरेक्टर है और उनकी एक्टिंग इस कैरेक्टर के रूप में लाजवाब है। और मुझे समझ में नहीं आता कि एज ए सेकेंडरी कैरेक्टर ही सही, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें माइकल मैंडो का स्कॉर्पियन किसी छोटे मोटे कैमियो में भी कभी क्यों नहीं देखने को मिला। इस हिसाब से माइकल मैंडो के इस कैरेक्टर के कैमियो का कोई भी सेंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी भी लिहाज से नहीं बनता। 2011 की ग्रीन लैंटर्न अपनी हैवी और कॉम्प्लेक्स प्लॉट पॉइंट्स, ओवर द टॉप विजुअल इफेक्ट्स और कुछ ज्यादा ही डार्कर टोन की वजह से ये मूवी लोगों के सामने फेल हो गई। लेकिन इस मूवी के अंदर मार्क स्ट्रॉन्ग के सिनिस्ट्रो का पोर्ट्रियल मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा था, जहां पर ये मूवी इनिशियली प्लान की गई थी कि इसे एज अ ट्रिलॉजी सेट किया जाएगा, जिसके कारण ही हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर येलो रिंग पहनते हुए दिखाया गया था, जो बेसिकली येलो लैंटर्न कॉर्प्स की शुरुआत होती और सेकंड मूवी के अंदर ये और भी बड़े विलन के रूप में देखने को मिलता। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये ट्रिलॉजी बेसिकली एक पूरा का पूरा अपना नया सिनेमैटिक यूनिवर्स सेटअप करने वाली थी, बट खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के चलते ये सिनेमैटिक यूनिवर्स धरी की धरी रह गई और हमें आज तक नहीं पता चला कि आखिर सिनेस्ट्रो का येलो रिंग पहनने के बाद हुआ क्या। साथ ही साथ इस पूरी की पूरी सिनेमैटिक यूनिवर्स को इस मूवी के खराब परफॉर्मेंस के चलते ही स्क्रैप कर दिया गया 2013 के हेनरी कैविल के मैन ऑफ स्टील के आगे, जिसने खुद डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत की थी, जिसे ऑफ कोर्स फिर से स्क्रैप कर दिया गया। ग्रीन लैंटर्न से याद आया कि पावर रेंजर्स के अंदर ग्रीन रेंजर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को वो जरूर जानते होंगे जिन्होंने ओरिजिनल माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स देखा होगा, जिसके अंदर हमें जेसन डेविड फ्रैंक का टॉमी ऑलिवर का कैरेक्टर देखने को मिला था, जिसकी खुद की लेगेसी टीवी यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा बैडएस रही है। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज हमें मूवीज के अंदर कभी देखने को नहीं मिली, क्योंकि 2017 की मूवी रिबूट खुद को क्रिटिकली और फाइनेंशियली उतनी अच्छे से साबित ही नहीं कर पाई, जिसके चलते इसकी सेकंड मूवी का तो छोड़िए, इसकी रिबूट तक का अता पता नहीं है। सबसे दर्द देने वाली बात तो ये है कि इस मूवी के अंत में हमें टॉमी ऑलिवर की ग्रीन रेंजर के कैरेक्टर को टीज जरूर किया गया था, बट उसका आगे क्या हुआ उसका पता नहीं चला। ये चीज देखने में काफी बैडएस होता अगर सीक्वल के अंदर हमें टॉमी ऑलिवर को फर्स्ट हाफ के अंदर एज अ विलन दिखाया जाता और सेकंड हाफ के अंदर वो पावर रेंजर्स को ज्वाइन करके रीटा से लड़ने में उनकी मदद करता। बट सपने देखने से मूवी थोड़ी बनती है। होपफुली इस फ्रेंचाइजी का रिबूट जल्द ही देखने को मिले और ऐसी गलती दोबारा हैसब्रो फिर ना करे।
वैसे एक रीजन है कि चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल का इतना बड़ा फैंडम क्यों है। बावजूद नेटफ्लिक्स के टीवी शो में डेब्यू करने के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के उसके इंक्लूजन और उसके डेब्यू के लिए हर फैन एक्साइटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेयरडेविल को कभी बिग स्क्रीन पर अडॉप्ट नहीं किया गया था। अडॉप्ट किया गया था, वो भी बेन एफ्लेक के रूप में, बट लोगों के बीच में ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। और इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट था इस मूवी का वन ऑफ द बिगेस्ट विलन बुल्सआई, जिसे कॉलिन फेरन ने प्ले किया था, वही जिन्होंने बैटमैन मूवी के अंदर विलन पेंगुइन को प्ले किया है, बट बहुत ही ओवर द टॉप और वियर्ड सेंस में। इस मूवी के अंत में उसे आगे की मूवीज के लिए भी टीज किया गया था, बट इस फ्रेंचाइजी से डेयरडेविल हमें कभी आगे देखने को नहीं मिला। और इस मूवी के फेलियर के बाद बेन एफ्लेक ने तो कसम खा ली थी कि वो सुपर हीरो रोल में वापस नहीं आएंगे। बट भला हो नेटफ्लिक्स का, जिसने चार्ली कॉक्स के साथ इस फ्रेंचाइजी को रिबूट किया, और अब ये कैरेक्टर हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के रूप में देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पर तो बात कैंसिल मूवीज की चल रही है, तो चलिए ये चीजें यहाँ पर सेंस बनाती हैं। बट जब बात मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर होती है, जो किसी एक कैरेक्टर की वजह से कहीं रुकता नहीं और कहीं न कहीं किसी भी कैरेक्टर और उसकी कहानी को दिखाया जा सकता है, ऐसे केस में 2017 में दिखे हुए मेन टाइमलाइन के कार्ल मोडो की कहानी का सेंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आज तक नहीं बना, जो बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के अंत में दुनिया भर के जादूगरों की पावर्स को एब्जॉर्ब करते हुए दिखाया गया था। हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर उसका एक अल्टरनेट वर्जन जरूर दिखाया गया था, जो बेसिकली उस पर्टिकुलर अर्थ का सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका था। बट मेन रियलिटी के अंदर बैरन मोडो का क्या हुआ, और वो बेसिकली 2016 के डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंत में करना क्या चाह रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से मोडो के एक्टर चिवेतल एजियोफोर हमें वेनम 3 मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, एक सीक्रेट कैरेक्टर के रूप में, और ये मूवी बेसिकली एक मल्टीवर्सल लेवल मूवी होने वाली है। तो क्या यहाँ पर ये उनके कैरेक्टर कार्ल मोडो का एक हिंट है, और क्या यहाँ कुछ रिवील किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर इस लिस्ट में एक लौता पोस्ट क्रेडिट सीन होगा जिसके कैंसिल होने पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और वो है एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन का वो पोस्ट क्रेडिट सीन जिसके अंदर हमें रैंड रेनॉल्ड्स के अर्ली वर्जन ऑफ डेडपूल की आंखों को खोलते हुए दिखाया जाता है। इसके लिए आपको और कौन रीजन चाहिए कि इतना फालतू और बकवास वर्जन ऑफ रैंड रेनॉल्ड्स का डेडपूल था, जिसे डेडपूल 2 के अंदर डेडपूल ने खुद ही निपटा दिया। बट फिर भी सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होगा कि एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन के क्लाइमैक्स में इस विलन को हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, और अगर इस विलन ने सरवाइव किया तो ये हमें 20th सेंचुरी फॉक्स के एक्स-मैन यूनिवर्स के अंदर दोबारा क्यों नहीं देखने को मिला। खैर जो भी हो, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की रिबूट के बाद हमें जेन्युइन कॉमिक बुक वर्जन ऑफ डेडपूल देखने को मिला, वो भी रैंड रेनॉल्ड्स के रूप में, वही फिलहाल मेरे लिए काफी है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं थोड़े दर्द देने वाली चीजों के बारे में। उसमें सबसे पहले नंबर आना चाहिए ज़ैकरी लीवाई के शज़ैम का, और मेरे हिसाब से ज़ैकरी लीवाई एज शज़ैम काफी ज्यादा परफेक्ट थे। बट जो हाल डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की कंफ्यूजन का फिलहाल चल रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ज़ैकरी लीवाई आगे हमें डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलने वाले हैं या नहीं, और उनकी पिछले साल 2023 में आई शज़ैम द फ्यूरी ऑफ गॉड नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है भी या नहीं। जो भी हो, अंत में इस मूवी के अंदर हमें उसे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का इनविटेशन देते हुए दिखाया गया था, जिसका हिंट हमें 2022 की ब्लैक एडम मूवी के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो क्या फ्यूचर में ज़ैकरी लीवाई का कैरेक्टर जस्टिस सोसाइटी का हिस्सा बनने वाला है? और अगर बनने वाला है तो शायद वो हमें इतनी जल्दी नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को न मिले, क्योंकि जेम्स गन ने उसके बारे में कुछ भी अनाउंस किया ही नहीं है। ऑफ कोर्स शज़ैम की सेकंड मूवी उतनी ज्यादा बेहतरीन साबित नहीं हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे के पूरे कैरेक्टर को ही नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्क्रैप कर देना चाहिए। खैर कहते हैं ना कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। वेल, बिहाइंड द सीन वार्नर ब्रोस के अंदर ये बात उठने लगी थी कि ब्लैक एडम का रोल प्ले करने के लिए और उसे इम्पोर्टेंट बनाने के लिए ड्वेन जॉनसन ने वार्नर ब्रोस के बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूटिव लेवल पर कई सारे स्ट्रिंग्स खींचे थे, जैसे कि शज़ैम को अंडरमाइन करना और ब्लैक एडम को डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का सेंट्रल कैरेक्टर बनाना। ऑफ कोर्स ड्वेन द रॉक जॉनसन को अपने कैरेक्टर और अपनी मूवी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, जिसके कारण उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स भी खींचे जिससे सुपरमैन के रोल से रिटायर हुए हेनरी कैविल को भी इस कैरेक्टर में वापस आना पड़ा। और ये चीज बेसिकली एक प्रॉमिसिंग हिंट दे रहा था दोनों के बीच में एक अल्टीमेट क्लैश का। बट अल्टीमेट जज जो कि ऑडियंस
उन्होंने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिखाया और इस मूवी के खराब परफॉर्मेंस की वजह से ये अल्टीमेट क्लैश हमें डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर देखने को नहीं मिला और पूरा का पूरा डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ही रिबूट कर दिया गया। अब देखना होगा कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स ये लोग कब तक चलाते हैं। खैर, जो चीज इस लिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा दर्द दे रही है ऑफ कोर्स वो चीज सबसे टॉप पर होगी और इस दर्द को आज तक कई सारे फैंस हजम नहीं कर पाए हैं। मैं बात कर रहा हूं पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के कई सारे हिंट्स और रेफरेंसेस के बारे में, जो पूरी तरह से खुला हिंट दे रहे थे सिनिस्टर 6 का। और अगर सोनी के इनफेमस 2014 के ईमेल हैक वाले लीक के बारे में बात किया जाए तो उसमें इस चीज को साफ साफ मेंशन किया गया था कि सोनी एक्चुअली एक सिनिस्टर 6 मूवी को प्लान कर रहा था और साथ ही साथ कई और सारी चीजें जो हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में देखने को मिलती जो कभी हो ही नहीं पाई। और 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के साथ एमसीयू में स्पाइडरमैन को रिबूट किया गया, लेकिन फैंस की उम्मीदों को हवा दिया है 2021 की नो वे होम मूवी ने, जिसमें स्पाइडरमैन के कैमियोज को दिखाया गया था। और सोनी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा अगर वो इस पूरे फ्रेंचाइजी को उसी तरह रेजरेक्ट करते हैं जिस तरह उन्होंने छोड़ा था। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको और कौन कौन सी पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।